ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहाँ रात होते ही भयानक मॉन्स्टर घूमने लगते हैं। यहाँ लोग अंधेरा होते ही अपने घरों के दरवाजों को मजबूती से बंद कर लेते हैं। यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान रात के समय अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलता, और अगर रात के समय कोई दरवाजा खोलने को कहे या मदद मांगे तो किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोलना है, क्योंकि ये मॉन्स्टर इंसानों का रूप लेकर उनके घरों के बाहर जाते हैं और जैसे ही कोई दरवाजा खोल देता है तो ये उसका सारा खून पी जाते हैं और फिर वो लोग भी एक खतरनाक मॉन्स्टर बन जाते हैं। सुबह होते ही ये मॉन्स्टर अचानक गायब हो जाते हैं और शाम होते ही अपने शिकार पर निकल जाते हैं। इसलिए इस जगह पर रहने वाला कोई भी इंसान रात में अपने घर से बाहर नहीं निकलता। तभी एक दिन कुछ नए लोग इस जगह पर रहने आए, जिनमें यांसु नाम का एक लड़का भी था। यांसु के परिवार की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, इसलिए उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन यांसु नहीं जानता था कि उसने रहने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुन ली है, क्योंकि रात में जब वो सोने ही वाला था तभी उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। यांसु जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर देखता है तो बाहर बहुत सारे रामन के पैकेट बिखरे पड़े थे और तभी एक बिल्ली का कटा हुआ सर पास वाले कमरे से बाहर आता है। अब इससे पहले यांसु कुछ समझ पाता कि तभी एक अजीब सा हाथ उस बिल्ली के सर को कमरे में खींच लेता है। ये देखकर यांसु डरकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है और अपने बिस्तर में छुप जाता है। लेकिन तभी एक लड़की उसके घर की डोरबेल बजाने लगती है। कोई घर पर है? प्लीज मेरी मदद करो। वो यांसु से मदद मांग रही थी। यांसु को लगा कि वो कोई मुसीबत में है, इसलिए वो दरवाजे पर लगे कैमरे से बाहर देखने लगा। बाहर एक लड़की खड़ी थी जो बहुत डरी हुई थी और वो बार बार यांसु से दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। यांसु दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और तब वो उस औरत से कहता है कि पहले अपने हाथ दिखाओ। लेकिन ये सुनकर उस लड़की का चेहरा बदल जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए यांसु से कहती है कि तुम सब मरने वाले हो, जल्दी दरवाजा खोलो नहीं तो मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगी। और वो जोर जोर से डोरबेल बजाने लगती है। यांसु पहले से ही बहुत डरा हुआ था और ये देखकर तो उसकी रूह कांप जाती है। वो पुलिस को फोन करता है, लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं था। इधर वो लड़की किसी भी वक्त दरवाजा तोड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी ऊपर के कमरे से तेज म्यूजिक की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो लड़की उस म्यूजिक वाले कमरे की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही यांसु ने एक लोहे की रोड उठाई और अपने कमरे से बाहर आया। बाहर आते ही उसे सेयुंग नाम का एक आदमी दिखा जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसे देखकर यांसु उससे पूछता है कि क्या तुमने अभी किसी अजीब सी औरत को देखा? लेकिन सेयुंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही यांसु बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इधर वो औरत जीसू नाम की लड़की के दरवाजे के बाहर पहुंच जाती है। जीसू जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है तो वो कैमरे में देखती है कि एक डरावनी औरत उसके घर के बाहर खड़ी है। वो जोर जोर से दरवाजे को पीट रही थी। उस औरत के ताकतवर हाथों ने दरवाजे में भी निशान डाल दिए थे और दरवाजा किसी भी वक्त टूटने वाला था। तब जीसू ने एक लोहे का बैट उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। जीसू को लगा कि शायद वो औरत जा चुकी है, पर तभी वो एक जले हुए चेहरे को देखकर डर जाती है, लेकिन वो सेयुंग था। तब जीसू सेयुंग को सारी घटना बता देती है। तभी पास वाली खिड़की का टूटा हुआ कांच देखकर उन्हें लगता है कि शायद वो औरत खिड़की तोड़कर बाहर चली गई है। इधर ली इन सब चीजों से अनजान अपनी जॉब पर जा रहा था, लेकिन वो देखता है कि लिफ्ट बंद पड़ी है और जब वो सीढ़ियों से नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि इस बिल्डिंग से बाहर जाने वाले मेन गेट को किसी ने बंद कर दिया है। यहाँ रहने वाले सभी लोग इस बिल्डिंग में फंसे हुए थे और किसी के मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था। तब ली बाहर जाने के लिए सिक्योरिटी रूम का लॉक तोड़ देता है। तब एक लड़की 911 पर कॉल करती है, लेकिन फोन भी काम नहीं कर रहा था। तब एक अंकल ने कंट्रोल पैनल के सारे बटन दबाने शुरू कर दिए और तभी उन्हें मेन गेट खोलने का स्विच मिल गया। अब शटर भी धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन तभी उन सभी लोगों ने बाहर कुछ अजीब देखा। बाहर भयानक दिखने वाला एक आदमी खड़ा था। पहले उन लोगों को लगा कि शायद उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो क्रेचर अंदर आया तो उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। उस क्रेचर ने अपनी लंबी जीप से एक सिक्योरिटी गार्ड को हवा में उठा लिया और कुछ ही पल में उसके शरीर का सारा खून पी लिया। अब इससे पहले कि वो क्रेचर दोबारा हमला करता, तभी ली ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और उस क्रेचर पर तान दिया और उसके स्प्रे से वो क्रेचर पीछे हटने लगा। तब ली ने जल्द ही उन अंकल से शटर बंद करने के लिए कहा। वो अंकल जल्दी से भागकर कंट्रोल रूम में गए और शटर बंद करने लगे, लेकिन अभी शटर आधा ही बंद हुआ था कि उस फायर एक्सटेंशन की सारी गैस खत्म हो गई। अब उनके पास उस राक्षस को रोकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था और वो राक्षस अब फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी एक लड़की आगे आई और उसने उस क्रेचर को जोर से लात मारी, जिससे वो दोनों शटर के बाहर जा गिरे। ये लड़की एक फायर फाइटर थी। ली तुरंत शटर के पास खड़ा हो गया ताकि वो लड़की को अंदर ला सके, लेकिन जैसे ही वो लड़की अंदर आने लगती है तभी वो राक्षस
उस लड़की के पैर को जख्मी कर देता है। लेकिन जैसे तैसे वो लड़की वहाँ से भागी और शटर बंद होने से पहले ली ने उसे अंदर खींच लिया। लेकिन तभी उस राक्षस की जीभ शटर के अंदर आ गई और उसकी जीभ बहुत मोटी होने की वजह से आगे नहीं जा पाई और बीच में ही अटक गई। तब ये देखकर उस राक्षस ने अपनी जीभ को वापस खींच लिया और वो राक्षस अंधेरे में गायब हो गया और इस तरह उन लोगों की जान बच गई। अब सभी लोग सोचने लगे कि आखिर वो क्या चीज थी। तभी एक अंकल कहते हैं कि वो एक मॉन्स्टर था, लेकिन ली कहता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो हम में से ही एक था। और तब ये सुनकर जब उन लोगों ने बाहर देखा तो बाहर बहुत सारे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर घूम रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक लड़की लिफ्ट बंद होने की वजह से सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। तभी उसे ऊपर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। उसने ऊपर देखा तो सभी लाइटें एक एक करके अपने आप जल रही थी। तब वो जल्द से जल्द नीचे जाने लगी, लेकिन तभी उसका पैर मुड़ा और वो सीढ़ियों से सीधा नीचे जा गिरी। लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज आई और जैसे ही उसने पीछे देखा तो वो सेयोंग था। सेयोंग को देखकर उस लड़की ने थोड़ी राहत की सांस ली। तब सेयोंग जैसे ही उस लड़की से उसका हाल पूछने वाला था, तभी वो रहस्यमयी औरत हवा में उड़ती हुई सेयोंग पर चिपट गई और उस औरत ने उसके कंधे में काट लिया। लेकिन सेयोंग ने उसके बालों को पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। अब सेयोंग संभल पाता कि तभी उस औरत ने उस पर दोबारा हमला कर दिया, लेकिन इस बार सेयोंग ने उसका गला पकड़ लिया। और जब सेयोंग की नजर उसके माथे पर गई तो वो समझ गया कि ये फ्लैट नंबर 502 पर हमला करने वाली वही रहस्यमयी औरत है जिसके बारे में जीसू ने बताया था। तब ये देखकर सेयोंग ने उसके सर पर वार किया, जिससे वो एक ही बार में नीचे गिर गई। लेकिन नीचे गिरते ही उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा और इस बार वो पूरी ताकत से खड़ी होकर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन सेयोंग ने उसे लात मार मार कर अधमरा कर दिया और ये देखकर वो पास में खड़ी लड़की डर के मारे सुन बढ़ गई। इधर यांसू ने मुश्किल से खुद को संभाला और वो खिड़की से बाहर देखने लगा। अब जिसके बाद उसने इंटरनेट पर इसके बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू की। इधर ली भी यही जानकारी ढूंढ रहा था। तभी उन दोनों की नजर एक पोस्ट पर गई जिसमें लिखा था कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक श्राप है और जो लोग मॉन्स्टर बनने वाले होते हैं उनकी नाक से पहले खून आता है और उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसके बाद वो इंसान धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। इस श्राप से बचने का बस एक ही रास्ता है कि अगर तुम्हें ये लक्षण दिख रहे हैं तो तुम जल्द से जल्द खुद को खत्म कर लो। अब वो आगे इस श्राप को खत्म करने का तरीका बताने ही वाला था कि तभी फिर से इंटरनेट बंद हो जाता है। अब यांसू को बहुत तेज भूख भी लगी थी। तभी उसे याद आया कि उसके घर के बाहर अभी भी आधा डिब्बा रामन पड़ी हुई है और तब वो हिम्मत जुटाकर अपना दरवाजा खोलता है। लेकिन तभी एक खौफनाक मॉन्स्टर उसके दरवाजे को पकड़कर सीधा उसके घर के अंदर आने लगता है। तब यांसू ने देखा कि उस मॉन्स्टर का आधा सर कटा हुआ है, इसलिए वो देख नहीं सकता। तब वो बिना आवाज किए पास में ही बड़ी रोड उठाने लगा। लेकिन उस मॉन्स्टर के तेज कानों ने उस आवाज को एकदम सुन लिया, क्योंकि आंख न होने की वजह से उस मॉन्स्टर के सुनने की शक्ति बहुत तेज हो चुकी थी। वो तेजी से यांसू की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी ली बोकी डोकी पर एक अनाउंसमेंट करने लगा, जिससे उस मॉन्स्टर ने तेजी से उस रेडियो पर हमला कर दिया और इस तरह यांसू की जान बच गई। तब यांसू बिना आवाज किए वहीं बैठा रहा और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर वापस चला गया। तब यांसू ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और उसने राहत की सांस ली ही थी कि तभी उसे नीचे से किसी की आवाज आने लगी। और यांसू ने जैसे ही खिड़की से नीचे देखा तो एक आदमी अपने बच्चों से कह रहा था कि वो उनके लिए खाना लेने जा रहा है। वो अपनी बेटी से कहता है कि उसके वापस आने तक वो अपने छोटे भाई का ख्याल रखे। और अभी उस आदमी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी एक बड़ी आंखों वाले मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो आदमी सीधा नीचे गिर गया। और अपने पिता को ऐसे नीचे गिरता देख उसकी बेटी की चीख निकल गई, जिससे उस मॉन्स्टर का ध्यान उन बच्चों की तरफ चला गया और वो धीरे धीरे उन बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर उन बच्चों को मारने वाला था, तब यांसू ने अपना मॉनिटर उस पर फेंक कर मार दिया और अब वो मॉन्स्टर उन बच्चों को छोड़ यांसू की तरफ बढ़ने लगा। वो यांसू की खिड़की को तोड़कर अजगर की तरह उससे लिपट गया, जिससे यांसू का दम घुटने लगा। यांसू को लगा कि यही उसका आखिरी समय है। लेकिन तभी एक गोली चली और उस मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग हो गया और इसके साथ उस मॉन्स्टर की आंखें भी सफेद हो गयी। यांसू ने जब बाहर देखा तो अंकल हान अपनी खिड़की के बाहर बंदूक ताने खड़े थे। उन्होंने सही समय पर गोली चलाकर यांसू को बचा लिया था और वो ऐसे हालात में भी बड़े आराम से बियर पी रहे थे। अब यांसू ने इसके लिए शुक्रिया कह पाता कि तभी अंकल हान ने उसे इशारे से शांत रहने के लिए कहा। उन्होंने पेपर पर लिखकर उससे कहा कि आवाज मत करना, आवाज करने से वो मॉन्स्टर हमें ढूंढ लेंगे, इन मॉन्स्टर को मारा नहीं जा सकता। और तब वो नीचे की तरफ इशारा करते हैं जहाँ वो मॉन्स्टर अपने सर को छोड़कर वहाँ से जा चुका था। अब यांसू अंकल हान के साथ मिलकर उन बच्चों को बचाना चाहता था, लेकिन अंकल हान ने उसके साथ जाने से मना कर दिया क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते थे। वो बस व्हील चेयर के सहारे ही चल फिर सकते थे, इसलिए अब बच्चों को बचाने के लिए यांसू को अकेले ही जाना होगा। तब अंकल हान उसे एक हथियार बना कर देते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो मिलिट्री से रिटायर थे और उन्हें हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। वो यांसू से कहते हैं कि इससे वो मॉन्स्टर
मरेंगे नहीं, लेकिन ये हथियार तुम्हारी सुरक्षा करेगा। अगर कोई मॉन्स्टर तुम पर हमला करे तो तुम इस हथियार से खुद की हिफाजत कर सकते हो। अब यांसु जैसे ही बच्चों को बचाने के लिए घर से बाहर निकलता है, तभी उसका मुकाबला फिर से उस बिना सर वाले मॉन्स्टर से हो जाता है। तब यांसु बिना आवाज किए लिफ्ट में छुप जाता है और जब उसे लगा कि वो मॉन्स्टर चला गया, तब उसने धीरे धीरे बाहर झांका, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर ने लिफ्ट में हमला कर दिया। दरअसल मक्खियों की भिनभिनाहट ने उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब यांसु ने इस मौके का फायदा उठाया और अपना हथियार मॉन्स्टर के शरीर में घोंप दिया, जिसके बिजली के झटके ने मॉन्स्टर के शरीर को सुन्न कर दिया। और इसी का फायदा उठाकर यांसु वहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फिर से उसके पीछे आ गया और अपने लंबे हाथों के टेंटिकल से यांसु पर हमला कर दिया। लेकिन वो मॉन्स्टर पूरी तरह अंधा था, इसलिए उसका निशाना चूक गया। अब मॉन्स्टर का ध्यान बटाने के लिए यांसु ने 2 बॉल उठाई और मॉन्स्टर की तरफ फेंक दी, जिससे उस मॉन्स्टर का ध्यान उन बॉलों को ढूंढने में लग गया। और इसी मौके का फायदा उठाकर यांसु ने फिर से अपना हथियार उसके शरीर में घोंप दिया और इस बार बिजली का झटका इतना तेज था कि वो अंधा मॉन्स्टर जमीन पर गिर गया। तब यांसु उस मॉन्स्टर से बचते हुए उन बच्चों के पास पहुंच गया। उसने पहले दोनों बच्चों को शांत किया और फिर उन्हें अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन तभी यांसु के अंदर भी वो मॉन्स्टर वायरस एक्टिव होने लगा और उसे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। यांसु की तरह ही दिखने वाला एक इंसान उसे मॉन्स्टर बनने पर मजबूर कर रहा था। यांसु की आंखें काली हो गयी, लेकिन उसने खुद को संभाला और बच्चों को वहाँ से भागने को कहा, क्योंकि यांसु बहुत पहले ही मॉन्स्टर वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। लेकिन यांसु ने खुद पर काबू किया और एक दरवाजे के खुलने से वो नीचे गिरकर होश में आया। तब यांसु ने अपने सामने एक विशालकाय मसल मॉन्स्टर को देखा, जिसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो मॉन्स्टर पूरी ताकत से दीवार को तोड़कर अंदर घुस गया और अपने सामने खड़े उन बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, तभी यांसु ने उसका पैर पकड़ लिया और बच्चों को वहाँ से भागने के लिए कहा। तब उन्हें भागता देख मसल मॉन्स्टर ने फिर से अपनी डरावनी हंसी के साथ यांसु पर घूंसे बजाना शुरू कर दिया और वो उसे जान से ही मार देता। लेकिन तभी ह्यून और जीसू वहाँ पहुँच गए। ह्यून ने अपनी तलवार से उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे वो कुछ ही समय में जमीन पर गिर गया। इधर जीसू ने यांसु को मलबे से बाहर निकाला और वो लोग उसे लेकर कमरे में आ गए। और अब यांसु की आंखें धीरे धीरे काली से नॉर्मल हो जाती हैं। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या यांसु सच में मॉन्स्टर बनने वाला है या नहीं। उधर दोनों बच्चे भागते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वो अंधा मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है और उसे देखकर वो छोटा लड़का अपनी पैंट गीली कर देता है। तब उस लड़की को यांसु की वो बात याद आती है कि यहाँ पर एक अंधा मॉन्स्टर है जो देख नहीं सकता, लेकिन उसके सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए अगर वो तुम्हें दिखे तो उसके सामने शांत रहना। तब वो लड़की अपना और अपने भाई का मुंह बंद कर लेती है और तब वो अंधा मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। अब दोनों भाई बहनों ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी मसल मॉन्स्टर उनके पीछे आ जाता है और उसे देखकर दोनों की चीख निकल जाती है। लेकिन तभी अचानक वो अंधा मॉन्स्टर वहाँ पर आ गया और उसने मसल मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। तब मौके का फायदा उठाकर वो दोनों भाई बहन वहाँ से भाग जाते हैं। इधर मसल मॉन्स्टर और उस अंधे मॉन्स्टर में फाइट होने लगती है, लेकिन मसल मॉन्स्टर बहुत ताकतवर था, इसलिए वो अंधे मॉन्स्टर को पटक पटक कर मारने लगता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। और फिर वो उन बच्चों का पीछा करने लगता है और जल्द ही वो उनके पास पहुंच गया। उस मॉन्स्टर को अपने सामने देखकर दोनों भाई बहनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि बस ये उनका आखिरी समय है। लेकिन तभी एक औरत बेबी स्टोलर लेकर उस मॉन्स्टर के सामने आ गई और उस औरत ने शांत स्वर में उस मॉन्स्टर से कहा कि इन्हें जाने दो, ये मासूम बच्चे हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस औरत को घूसा मारकर दूर फेंक देता है और उस औरत के स्टोलर को भी अपने पैर से कुचल देता है। हालांकि उसमें उस औरत का बच्चा नहीं था, क्योंकि वो तो कई महीने पहले ही एक सड़क दुर्घटना में खत्म हो गया था। अब स्टोलर तोड़ने के बाद वो मॉन्स्टर उन बच्चों की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी यांसु, लीसु और हेयुन अपने अपने हथियार लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें देखकर बच्चे जल्दी से भागकर उनके पास आ जाते हैं। और अब वो मसल मॉन्स्टर जैसे ही उन लोगों पर हमला करने वाला था, तभी वो औरत भी मॉन्स्टर में बदल जाती है और वो मसल मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। उस औरत का शरीर तो मॉन्स्टर में बदल चुका था, लेकिन उसके अंदर की माँ उन बच्चों को बचाना चाहती थी। लेकिन वो मसल मॉन्स्टर उस औरत से बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने एक ही बार में उसे दूर फेंक दिया। तब हेयुन उसके सामने आया और वो मसल मॉन्स्टर को गुस्सा दिलाने लगा ताकि वो उसके पीछे भागे। और हुआ भी वैसा ही। वो मॉन्स्टर हेयुन को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगा, लेकिन हेयुन ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया। इधर यांसु भी उन बच्चों को लेकर अंकल हान के फ्लैट पर पहुंच चुका था। उधर जीसू उस औरत के पास पहुंचती है और वो उस औरत की हालत को देखकर उसे मारने का फैसला करती है, क्योंकि वो औरत मॉन्स्टर में बदल रही थी। लेकिन तभी वो औरत जीसू से पूछती
पूछती है कि क्या बच्चे ठीक हैं, और तब ये सुनकर जीसो रुक जाती है। वो समझ जाती है कि वो औरत उनके लिए खतरा नहीं है, और तब धीरे धीरे उसका चेहरा और आंखें भी नॉर्मल हो जाती हैं। तब जीसू उसे अपने साथ लेकर अंकल हान के फ्लैट पर पहुंच जाती है। अब सभी लोग काफी समय के बाद एक चैन की सांस लेते हैं। सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया और बाहर से किसी मदद का इंतजार करने लगे। लेकिन अगली सुबह एक औरत चुपचाप सबकी नजरों से छुपते हुए मेन गेट के स्विच को ऑन कर देती है। लेकिन जैसे ही वो सामान हटाकर बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, तभी वहाँ मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। तब रोते हुए उसने अपने फोन की लोकेशन दिखाते हुए कहा कि उसकी बेटी इस जगह पर है और उसे बाहर अपनी बेटी को बचाने जाना है। लेकिन वो लोग जानते थे कि अगर एक बार शटर खुला तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। अब तभी वो औरत देखती है कि उसकी बेटी भागते हुए उसी की तरफ आ रही थी, लेकिन भागते हुए वो अचानक लड़खड़ाकर गिर जाती है। तब वो औरत उन सबसे बाहर जाकर उसकी बेटी को बचाने के लिए कहती है। तब ली उसे बचाने के लिए जाने ही वाला था कि तभी एक सोल्जर उसे बचाने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन अगले ही पल अंधेरे में छिपे जीप वाले मॉन्स्टर ने अपनी लंबी जीप के टेंटिकल को उस लड़की के शरीर से होते हुए उस सोल्जर के शरीर से बाहर निकाल दिया, जिससे उन दोनों की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। अपनी बेटी की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर वो औरत अंदर से टूट जाती है और वो इसके लिए ली को ही जिम्मेदार ठहराने लगती है, क्योंकि उसी ने ही समय पर गेट का शटर नहीं खोला। लेकिन ली जानता था कि अगर वो गेट खोल देता तो वहाँ मौजूद सभी लोग पल भर में ही उन मॉन्स्टर का शिकार बन जाते। उधर 8वीं मंजिल पर मौजूद यानसू और उसके दोस्तों ने फैसला लिया कि वे लोग पहले फ्लोर पर जाएंगे और वहाँ के हालातों के हिसाब से आगे का प्लान बनाएंगे। तब उनके रवाना होने से पहले अंकल हान ने उन तीनों के हथियारों को और भी मजबूत बना दिया। अब पूरी सावधानी के साथ वे तीनों लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी कुछ दूर जाते ही उन्हें एक लाश पड़ी हुई दिखाई दी। उस लाश को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसे अभी कुछ समय पहले ही मारा गया था, यानी कि कोई मॉन्स्टर उनके आसपास ही था। तब जल्दी से वे तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अंधेरे में छिपा एक मॉन्स्टर यानसू पर हमला कर देता है, जिससे यानसू सीधा 8वीं मंजिल से पहली मंजिल पर आ गिरा और उसके शरीर से बहता खून देखकर वहाँ मौजूद लड़की डरकर चिल्लाने लगी। सभी को लगा कि यानसू अब नहीं रहा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद यानसू अचानक उठकर बैठ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ हुआ ही नहीं था। तब ये देखकर सब समझ गए कि मॉन्स्टर वायरस की वजह से उसकी बॉडी अपने आप हील हो रही है। तब एक अंकल ने गुस्से में कहा कि सबकी सुरक्षा के लिए हमें इसे यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन बाकी लोग इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि यानसू ने बहुत लोगों की जान बचाई थी। ऐसे में उसे बाहर अकेला छोड़ देना बिल्कुल गलत होगा। तब बहस बढ़ती देख सब लोगों ने बोटिंग करने का फैसला लिया, लेकिन बोटिंग में भी सभी लोग यानसू को अपने साथ ही रखना चाहते थे। तब उस अंकल को लगा कि शायद उसकी पत्नी ने भी यानसू को ही वोट किया है, और तब वो इस बात से चिढ़ गया और सबके सामने ही अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगा। अभी उस अंकल की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी उसकी नाक से भी खून बहने लगा, क्योंकि अब वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। इसलिए उसे भी यानसू के साथ क्वारंटीन रूम में बंद कर दिया जाता है। इधर वो औरत जिसने मसल मॉन्स्टर पर हमला किया था, वो किचन में खाना बना रही थी, लेकिन अचानक उसके हाथ अपने आप पहले से कहीं तेज चलने लगे और इसी बीच गलती से उसने अपना हाथ भी काट लिया। फिर भी उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। अब अचानक उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं और तभी उसने अपने पास में सो रहे बच्चों को देखा। उधर अंकल हान हथियार बनाने में लगे हुए थे। तभी छोटी लड़की ने कहा कि आंटी बहुत देर से बाथरूम में है और वो अभी तक बाहर नहीं आई है। तब अंकल हान ने पूछा कि वो कब से अंदर है, जिस पर उस लड़की ने कहा कि वो 1 घंटे से वॉशरूम में है। तब ये सुनकर अंकल हान को कुछ गड़बड़ लगी। तब उन्होंने अपनी बंदूक लेकर बहुत सावधानी से दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर अंकल हान के होश उड़ गए। बाथरूम में एक रहस्यमय कोकून बना हुआ था और वो औरत बाथरूम में नहीं थी। अंकल हान उस कोकून को देखकर समझ गए कि वायरस से इन्फेक्टेड होने की वजह से वो औरत एक अलग तरह के मॉन्स्टर में बदल गई थी और उस कोकून के अंदर एक छोटा सा नवजात बच्चा भी था। तब हान अंकल उसे खत्म करने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्हें उस औरत की वो बात याद आई कि अगर मैं इन्फेक्टेड हो जाऊं तो मुझे खत्म कर देना। और ये याद करके हान अंकल की आंखें नम हो गई, क्योंकि वो औरत इन्फेक्टेड होने के बाद भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए हान अंकल चुपचाप बाथरूम का दरवाजा बंद कर देते हैं और बच्चों से झूठ बोल देते हैं कि वो औरत यहाँ से जा चुकी है। उस औरत ने मॉन्स्टर बनने से पहले उन बच्चों के लिए खाना बनाया था, जो कि वहीं टेबल पर रखा हुआ था। उस रात पूरी बिल्डिंग में खामोशी छाई रही, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगली सुबह किसकी मौत लेकर आएगी। अब सुबह होने पर ली यानसू को अपने पास बुलाता है और वो बिना बातों को घुमाए उससे कहता है कि तुम्हें हमारे लिए बहुत सारे खतरनाक काम करने होंगे और तुम्हारे पास मना करने का ऑप्शन भी नहीं है। तब यानसू ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा, जिस पर ली ने कहा कि तुम्हें ऊपर वाली मंजिल पर जाकर हान अंकल को सही सलामत नीचे लाना होगा, क्योंकि हमें मेन गेट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हान अंकल की जरूरत है। तब सेयोंग को जैसे ही इस बारे में पता चला तो वो भी यानसू के साथ नीचे जाने का फैसला करता है, जिसके बाद वो दोनों ऊपर जाने के लिए निकल जाते हैं।
हैं, लेकिन वे मुश्किल से 2 ही मंजिल चढ़ पाए थे कि तभी एक मॉन्स्टर ने सेयोंग पर हमला कर दिया और वो उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। यूनसू उसे बचाने के लिए तुरंत दौड़ा, लेकिन एक हवा के झटके ने उसे तुरंत जमीन पर पटक दिया। जब वहाँ मौजूद धूल का गुब्बारा कम हुआ तो सामने एक बहुत तेज रफ्तार वाला मॉन्स्टर खड़ा था। वो हवा की फुर्ती से यांसू पर हमला करने ही वाला था कि अचानक उसकी पीठ में एक जलता हुआ तीर आकर लगा, जिससे अगले ही पल वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो गया। तभी यांसू की नजर कॉरिडोर में खड़ी लड़की पर पड़ी। वो तीर उसी लड़की ने चलाया था। तब यांसू ने पास में ही सेयोंग को देखा, जो कि बेहोश था। तब वे दोनों उसे उठाकर पास के ही घर में ले आते हैं, जहाँ लड़की के डैड पहले से ही मौजूद थे। तब कुछ देर बाद ही सेयोंग को होश आ गया, लेकिन होश में आते ही वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। तभी उन दोनों को पता चला कि यांसू ऊपर वाली बिल्डिंग से अंकल हान को लेने आया है। तब वो दोनों भी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चल दिए और जल्दी तीनों एक दूसरे की मदद करते हुए अंकल हान के पास पहुंच गए, जिसके बाद सभी लोग सुरक्षित नीचे की मंजिल पर लौट आए। लेकिन तभी एक घने बालों से ढका एक भयानक मॉन्स्टर उनके सामने आया। उसे देखते ही सब लोग डरकर छुपने लगे, लेकिन एक आंटी ने उसे पहचान लिया, क्योंकि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसका पति वो खड़ूस अंकल ही था। वो अंकल पूरी जिंदगी अपनी पत्नी पर जुल्म करता रहा और उसे ऐसे देखकर आंटी का गुस्सा फट पड़ा और उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे दर्द को याद करते हुए उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से खत्म कर दिया। इधर रात होते ही हान अंकल मेन गेट को मजबूत करने में जुट गए। उधर ली ने भी हालात का पता लगाने के लिए हांसू को बेसमेंट की पार्किंग में भेज दिया और वो खुद सीसीटीवी कैमरे से उस पर नजर रखे हुए था। लेकिन अचानक एक मकड़ी के जाल ने हांसू पर हमला कर दिया और उसे हवा में उल्टा लटका दिया। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर जाल में लिपट गया और तभी एक हरे रंग का लिक्विड उसके शरीर पर गिरने लगा। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। इसलिए ली और बाकी लोग बिना देर किए उसे बचाने के लिए पार्किंग एरिया में आ गए। वहाँ हर तरफ खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उन लोगों ने वहाँ पर उस तेज दौड़ने वाले मॉन्स्टर को देखा, जो कि शायद सो रहा था। तब वे लोग बिना आवाज किए यांसू को ढूंढने लगे और आखिरकार वो यांसू तक पहुँच गए। लेकिन तब तक वो लिक्विड उसके पूरे शरीर पर फैल चुका था। उधर कंट्रोल रूम में हान अंकल को ऊपर से कुछ हलचल सुनाई दी और तब उन्होंने बिना देर किए अपना हथियार तैयार कर लिया और हमला करने के लिए अपनी बंदूक तान ली। लेकिन वो मॉन्स्टर छत की बजाय कॉरिडोर से रेंगता हुआ बाहर निकल आया। वो मॉन्स्टर एक विशाल मकड़ी के जैसा था, जो कि बाहर आते ही एक छोटी लड़की के पीछे पड़ गया। तब ये देखकर हान अंकल जल्दी से अपनी व्हीलचेयर से उस लड़की को बचाने दौड़े और जैसे ही वो मॉन्स्टर उस लड़की पर हमला करने वाला था, तभी हान अंकल ने उसे अपनी बंदूक से शूट कर दिया। उधर बेहोश यांसू को लेकर सभी लोग वापस लौट रहे थे। लेकिन तभी जीसू के पेट में तेज दर्द होने लगता है, जिससे उसके हाथ में मौजूद लोहे की रोड जमीन पर गिर गई और उसकी तेज आवाज ने उस मॉन्स्टर को जगा दिया। अब तभी उस मॉन्स्टर ने बिजली की रफ्तार से उन पर हमला कर दिया। तब अगली बार जैसे ही वो मॉन्स्टर उन पर हमला करने वाला था, तभी ली ने एक एरो उसकी आंख में स्टैब कर दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस मॉन्स्टर पर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी ली और ह्यून जल्दी से कार के नीचे छुप गए। वो मॉन्स्टर उन्हें आसपास ढूंढ रहा था। उसके भयानक पैरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ दौड़ने के लिए बना हो। तभी ली ने कार की चाबी निकाली और रिमोट का बटन दबा दिया, जिसकी आवाज से उस मॉन्स्टर का ध्यान गाड़ी की तरफ चला गया। और तब मौका मिलते ही जीसू और सेयोंग वहाँ से भागने लगे। लेकिन तभी पास खड़ी दूसरी कार का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा और आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। वो हमला करने ही वाला था कि तभी ह्यून और ली गाड़ी लेकर सही समय पर वहाँ पर पहुँच गए और वो सभी को लेकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगे। लेकिन गाड़ी की आवाज ने बाकी मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तब सभी मॉन्स्टर गाड़ी पर झपटने लगे, लेकिन ली बिना डरे गाड़ी चलाता रहा। तभी एक मॉन्स्टर गाड़ी की विंडो सीट के सामने आकर लटक गया, जिससे सामने का रास्ता दिखना बंद हो गया और तभी उनकी गाड़ी एक जोरदार टक्कर के साथ रेत के ढेर से जा टकराई। तब जल्दी से वे लोग गाड़ी से बाहर निकल आए और सेयोंग आगे खड़ा होकर सबको कवर देने लगा और बहुत मुश्किल से वे लोग पार्किंग एरिया से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब रहे। इधर वो मकड़ी मॉन्स्टर अंकल हान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी और अंकल हान रेंग रेंग कर अपनी जान बचा रहे थे। तभी वो छोटी लड़की उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ी और अब जैसे ही वो मॉन्स्टर उनके पास पहुंचने वाला था, तभी अंकल हान ने पहले से ही मौजूद जाल एक्टिव कर दिया, जिससे वो मॉन्स्टर उस जाल में लटक गया। लेकिन अगले ही पल उस मकड़ी मॉन्स्टर के पंजों में वो छोटी लड़की भी हवा में लटक गई। मॉन्स्टर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने कुछ ही पलों में खुद को छुड़ा लिया और ये देखकर अंकल हान ने तुरंत उस लड़की को भागने को कहा। लेकिन अगले ही पल वो खुद उस मॉन्स्टर के पंजों में फंस गए।
ऐसा लग रहा था कि वो मॉन्स्टर अब उनका अंत कर ही देगा। लेकिन तभी बिल्डिंग की सभी लेडीज ने एक साथ मिलकर जाल की रस्सी को खींचना शुरू कर दिया, जिससे वो मॉन्स्टर फिर से हवा में लटक गया। और इसी बीच उस छोटी लड़की ने अपना बनाया पेट्रोल बम उस मॉन्स्टर की तरफ फेंका, जिससे उसका पूरा शरीर आग से जलने लगा। दर्द से तड़पता हुआ वो मॉन्स्टर तेज आवाज के साथ छटपटाने लगा। लेकिन इधर रस्सी पकड़े लेडीज उस मॉन्स्टर के वजन को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाई और वो नीचे गिर गई, जिससे वो मॉन्स्टर उस रस्सी से आजाद हो गया और वो अंकल हान की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी ली और बाकी लोग वहाँ पहुँच गए और उन्होंने तुरंत हान अंकल को वहाँ से बाहर निकाला। यांसू ने भी तुरंत अपने इलेक्ट्रिक हथियार से उस पर हमला कर दिया और अगले ही पल वो मॉन्स्टर दर्द से तड़पने लगा और वो खुद को छुड़ाने के लिए अपने नुकीले टेंटिकल यांसू के शरीर में घोंपने लगा। लेकिन यांसू ने बिना दर्द की परवाह किए वो हथियार मॉन्स्टर के शरीर में घोंपा रहा और आखिरकार दोनों एक साथ जमीन पर गिर गए। तब ये देखकर सभी को लगा कि शायद यांसू भी अब नहीं रहा। लेकिन अगले ही पल यांसू ने उस मॉन्स्टर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और वो लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें भी पूरी तरह काली हो चुकी थी और ये नजारा देखकर सभी लोग पूरी तरह सन रह गए, क्योंकि आज अगर वो जिंदा थे तो सिर्फ यांसू की वजह से। लेकिन सभी को अजीब नजरों से घूरता देख वो लड़खड़ाते हुए अपने क्वारंटीन रूम की तरफ जाने लगा और जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगा तभी एक लड़की उसके पास आकर बोली, हमें माफ कर दो, तुम्हें इतनी तकलीफ दी। तभी ली ने भी कहा कि तुम्हें अब क्वारंटीन रूम में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ ही रहोगे। और ये सुनकर यांसू ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे खुशी थी कि सभी लोग उसे पहले की तरह मॉन्स्टर नहीं समझ रहे थे। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें पता चला कि उनके पास सिर्फ 5 दिन का ही खाना बचा है। और इसीलिए ली ने पास के फूड स्टोर से खाना लाने का प्लान बनाया, जिसके लिए हान अंकल ने एक खास सप्लाई गाड़ी बनाई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतना खतरनाक काम करेगा कौन, क्योंकि अगर खाना नहीं आया तो वहाँ मौजूद लोग भूख से ही मर जाएंगे। इसलिए ली को ऐसा इंसान चाहिए था जिसके बचकर लौटने के चांस सबसे ज्यादा हों। और तब यांसू और सेयोंग बाहर जाकर खाना लाने का फैसला करते हैं। लेकिन इधर एक और मुसीबत आ गई। जीसू अचानक बेहोश हो गई और चेक करने पर पता चला कि उसे अपेंडिक्स है और अगर जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसका बचना नामुमकिन था। और वहाँ उस बिल्डिंग में ना तो दवाइयाँ थी और ना ही बाकी जरूरत का सामान, इसलिए उन्हें अब राशन के साथ साथ दवाइयाँ भी लानी होंगी। लेकिन समस्या ये थी कि यांसू और सेयोंग दवाइयों को पहचानते ही नहीं थे। तभी वो तीर चलाने वाली लड़की आगे आई और उसने कहा कि मुझे दवाइयों की अच्छी समझ है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसके बाद ये तीनों हान अंकल की बनाई गाड़ी में बैठकर दवाई और खाना लाने के लिए चल देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले तभी अचानक एक भयानक टक्कर हुई और उनकी गाड़ी हवा में उछल गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि सेयोंग और वो लड़की वहीं पर बेहोश हो गए। यांसू बुरी तरह घायल था और तभी उसकी नजर उस मसल मॉन्स्टर पर गई, जो कि अब पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसे देखकर यांसू समझ गया कि अब किसी का भी बचना नामुमकिन था। अब इसी के साथ ये पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगला पार्ट जल्दी आएगा।